किसी भी चुनाव को सिर्फ हार या जीत के चश्मे से देखना असल में कहानी की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। हर जनादेश अपने आप में एक गहरी केस स्टडी होता है। आज हम गोड्डा के जनादेश को समझेंगे, एक ऐसी जीत जिसे जमीनी स्तर पर डेटा और एक सोची समझी रणनीति के दम पर तैयार किया गया। तो चलिए इस राजनीतिक इंजीनियरिंग की परतों को खोलते हैं। ये है गोड्डा, झारखंड। यहाँ की राजनीति को अगर समझना है तो पहले यहाँ की मिट्टी को समझना होगा। यहाँ जमीन, आजीविका और पहचान, ये वो तीन धागे हैं जिनसे हर एक वोट की किस्मत बुनी जाती है। राजनीति यहाँ हवा में नहीं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में धसी हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक चुनाव का फैसला होता कैसे है? राष्ट्रीय सुर्खियों के शोर और बड़े बड़े भाषणों से परे वो कौन सी असल वजह हैं जो वोटर के मन को, उसके फैसले को बदल देती हैं? इसका जवाब एक गहरे, एक व्यवस्थित विश्लेषण में छुपा है। तो चलिए सबसे पहले गोड्डा की नब्ज को पकड़ते हैं। हमें उस जमीन की आवाज सुननी होगी जहां से असली मुद्दे उगते हैं, जहां से लोगों की उम्मीदें और उनकी शिकायतें जन्म लेती हैं। तो गोड्डा के लोगों की असली चिंताएं क्या थी? देखिए, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन का संघर्ष है। घर चलाने के लिए जरूरी सामान की बढ़ती कीमतें, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए बेरोजगारी, वो वादे जो जमीन अधिग्रहण के वक्त किए गए थे लेकिन कभी पूरे नहीं हुए, टूटी फूटी सड़कें, पानी की किल्लत और मनरेगा जैसी योजनाओं का पैसा वक्त पर न मिलना। और इन सब के ऊपर ध्रुवीकरण वाले प्रचार से समाज में पैदा हुई एक बेचैनी, ये सब मिलकर वोटर के मन पर एक बोझ बना रहे थे। अब इन जमीनी हकीकतों से निकलकर देखते हैं कि इन भावनाओं ने, इन शिकायतों ने 2024 के नतीजों के आंकड़ों में आखिर क्या शक्ल ली। 21,471 वोट, ये आरजेडी के संजय प्रसाद यादव की जीत का अंतिम अंतर था। ये संख्या हमें जीत का पैमाना बताती है। ये कोई बहुत बड़ी लहर नहीं है, पर यह एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक जनादेश है। अब इस तस्वीर को देखिए। आरजेडी के नेतृत्व वाले गठबंधन को लगभग 50% वोट मिले, मतलब हर 2 में से 1 वोटर ने गठबंधन को चुना। वहीं बीजेपी को करीब 40%। ये साफ दिखाता है कि गठबंधन ने एक मजबूत, एक स्पष्ट बढ़त हासिल की। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी इस ग्राफ में छिपी है। 2019 से 2024 तक आते आते आरजेडी गठबंधन के वोट शेयर में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और बीजेपी के वोट शेयर में लगभग 6% की गिरावट, यानी कुल मिलाकर लगभग 12% का एक निर्णायक स्विंग। यही वो बदलाव है जिसने नतीजा तय कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब हमें रणनीतियों और नैरेटिव्स की उस लड़ाई में मिलता है जिसने वोटरों के मन को सीधे तौर पर प्रभावित किया और इस वोट स्विंग को जन्म दिया। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां थीं जो वोटर्स को सुनाई जा रही थीं। एक तरफ बीजेपी का नैरेटिव राष्ट्रीय ध्रुवीकरण के मुद्दों पर केंद्रित था, दूसरी तरफ गठबंधन का नैरेटिव पूरी तरह से स्थानीय था। विकास की बातें, कल्याणकारी योजनाएं, जमीन के अधिकार और उम्मीदवार का जमीन से जुड़ा होना। गोड्डा में जमीन से जुड़ी कहानी ने हवा में तैर रही कहानी को मात दे दी। यहीं पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे संविधान का मूल आधार हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान है और सार्वजनिक संवाद में जिम्मेदारी बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब इस डेटा को ध्यान से देखिए। ये हमें एक लंबी कहानी बताता है। ये पिछले 7 चुनावों का ट्रेंड है। आप देख सकते हैं कि सत्ता का पलड़ा कैसे झुकता और उठता रहा है। 2014 में बीजेपी का एक तरफा दबदबा था, लेकिन 2019 में गठबंधन ने जोरदार वापसी की और 2024 में एक निर्णायक बढ़त बना ली। एक और गौर करने वाली बात है मतदान प्रतिशत का लगातार बढ़ना। ये दिखाता है कि लोग राजनीति में ज्यादा सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। अब हम इस जनादेश के सामाजिक समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। वो कौन से सामाजिक समूह थे जिनका गठबंधन ने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और एक विजयी समीकरण बनाया? गोड्डा का सामाजिक ताना बाना बहुत विविध है। यहाँ लगभग 21% अनुसूचित जनजाति, करीब 9% अनुसूचित जाति और लगभग 22% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा ओबीसी और यादव समुदाय का भी एक बड़ा प्रभाव है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए इन सभी समुदायों के बीच एक भरोसे का संतुलन बनाना जरूरी है। तो जीत का फॉर्मूला क्या था? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से बताती है। चुनाव का फैसला मुख्य रूप से ओबीसी और मुस्लिम वोटों के प्रभावी एकीकरण से हुआ, मतलब इन समुदायों के वोट एकजुट होकर गठबंधन को मिले।
साथ ही गठबंधन ने विपक्ष की आदिवासी समुदायों तक पहुंच बनाने की कोशिशों को भी कमजोर किया। ये एक बहुत ही सधी हुई, लक्षित रणनीति थी। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने इस जीत को मुमकिन बनाया। ये सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं था, बल्कि एक अनुशासित, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण था। राजनीति सिर्फ भाषण नहीं है, यह एक सिस्टम है। इस रणनीति को चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया जा सकता है। ये एक व्यवस्थित 4 आयामी ढांचा है। ये वोटर को टारगेट करने से लेकर संगठन की ताकत, नैरेटिव पर कंट्रोल और संसाधनों के सही आवंटन तक हर चीज को एक साथ जोड़ता है। इस सिद्धांत के 4 चेहरे हैं। पहला, चुनावी रणनीति, यानी अपने कोर और स्विंग वोटरों की सटीक पहचान करना। दूसरा, संगठन, यानी बूथ स्तर की समितियों को मजबूत करना और गठबंधन सहयोगियों को साथ लाना। तीसरा, नैरेटिव, यानी ध्रुवीकरण का मुकाबला करने के लिए विकास और सम्मान का संदेश देना। और चौथा, संसाधन, यानी राज्य और केंद्र के गठबंधन की ताकत का सही तालमेल बिठाना। जब ये चारों एक साथ एक दिशा में काम करते हैं तो नतीजा मिलता है। इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है, जीत कोई हादसा नहीं होती। इसे भरोसे का सिस्टम बनाकर एक एक बूथ पर मेहनत करके इंजीनियर किया जाता है। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि इस भरोसे की नींव में लोगों की निजता का सम्मान भी शामिल है। भारत की डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर नागरिक की जानकारी की सुरक्षा और सहमति सर्वोपरि है। आज के दौर के चुनाव इसी तरह जीते जाते हैं। तो सवाल उठता है कि गोड्डा का ये जनादेश हमें भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के बारे में क्या सिखाता है। ये केस स्टडी हमें किन बड़े रुझानों की तरफ इशारा कर रही है। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि राजनीति हमेशा स्थानीय होती है, शासन प्रशासन व्यक्तिगत होता है और डेटा इन दोनों के बीच का पुल है। जो पार्टी या नेता इस पुल को मजबूती से बनाना सीख जाता है, वो लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता भी बना लेता है। और ये हमें एक आखिरी और बेहद जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या बड़े बड़े राष्ट्रीय नैरेटिव्स का दौर अब खत्म हो रहा है? और क्या उनकी जगह अब लोगों की शिकायतों के समाधान और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की शांत शक्ति ले रही है? गोड्डा का जनादेश हमें इसी सवाल पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call rupees A0 42041 602. Purpose beyond politics.